थैंक यू। हाँ सर, तो कुछ सवाल भी है, तो हम चाहेंगे कि सवालों के जवाब भी आप देते चलें। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे बीच में लोकेंद्र सर भी हैं, जो लोग पे बहुत काम करते हैं। हाँ सर, पूछिए, आपको पूछना था ना कुछ? हाँ सर, पूछिए पूछिए। जी मैडम नमस्कार, मेरा नाम परेश राठवा है, पिछोरा सर नमस्कार। कलाकार। नमस्कार। राजेश जी ने बहुत बढ़िया बात की थी पिछोरा के लिए। जी Especially having watched you falling all over Manuel's body. जी सर बोले। हाँ सर बोले। तो पिथोरा चित्रकला, वैसे तो हम लोग चित्रकला बोलते हैं, जी लेकिन हमारे यहाँ बहुत पूजनीय पिथोरा बाबा पिथोरा देव है, और हम लोग इसको लिखने का काम करते हैं। जी तो हमारे लिए ये एक लिपि की तरह मानी जाती है, जी लिपि भी बोलते हैं। तो राजेश जी ने आपको बताया भी होगा शायद। जी हाँ बताया, लिखेंद्रा जिसको कहते हैं। जो लिखांतरा, तो हम हाँ लोग एक लिखना, जिसके घर पे ये मन्नत रहती है, जी और वो मन्नत हम दीवार के ऊपर लिखते हैं। जी। सर आपका कोई सवाल? नहीं, सवाल कोई नहीं है मैम। जी जी ओके। मैं एक लखरा की तरह यहाँ पेश हुआ हूँ। तो अरे मेरा क्या नाम बात परेश है, राठवा है। अरे क्या बात है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो जी मैम, आपसे मेरी बात हुई थी, लेकिन मैं जुड़ नहीं सका था उस मैंने टाइम। सर आपसे बहुत रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन आपको उस टाइम लगा में कि नहीं, मैं मौजूद नहीं था मैम उस टाइम में। जी जी, मैं तो चाहती थी, मेरा तो यही अब उद्देश्य है कि आप लोगों तक पहुंच सकूं और कुछ आपसे जान जी सकूं। तो सर कोई बात नहीं, मैं आपसे फिर कांटेक्ट करूंगी और हम बात करेंगे। कोई बात नहीं, राजेश जी है, बहुत बढ़िया है। सर ये ऐसी विधा है या ऐसा ज्ञान है कि इसमें जितनी बात करी जाए कम है, और बिल्कुल प्रैक्टिकली यदि हम उन लोगों से सुने जो ये काम कर रहे हैं, तो वो चीजें जल्दी से कन्वे होती है। किताबों जी में तो ठीक है, लेकिन आप जो जिस चीज को जी रहे हैं, जिस चीज को आप करते हैं, यदि वो उनके मुंह से हम कुछ बातें सुने, तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। जी, सही बात है। जी जी जी। कोई नहीं सर, मैं आपसे फिर एक बार कांटेक्ट करूंगी, और मैं चाहूंगी आपको भी एक बार मैं सुनूं। कोई नहीं तो मैं आपको सुनूंगी, क्योंकि मुझे सुनना है आपको। कोई बात नहीं, वेलकम। जी जी हाँ सर, राजेश सर बोलिए आप। तो हमने एक प्रथम लाइन की, एक पंक्ति की बात जोड़ने की कोशिश की। कथा की शुरुआत का दौर आदिम राग से शुरू होता है। धरती की उत्पत्ति से लेकर मानव जगत का निर्माण और इसी मानव समुदायों को जिंदा रखने के लिए धान, अनाज, सबसे पहले कणी कंसरी देवी के पूजन से कथा का प्रारंभ होता है। इस कारण आज भी केवल आदिवासी समुदायों में ही नहीं, किसी भी अन्य प्रकार के कोई भी कम्युनिटी में शुभ अवसर पर, शुभ या अशुभ प्रसंगों में सबसे पहले चावल के कण रखे जाने की परंपरा आज भी मौजूद है। जी हाँ, तो ये इसी के लिए चावल का कण सबसे पहले पूजनीय है। और कोई धान का पूजन नहीं करते हैं, क्योंकि ये चावल का धान ही इस धरती पर पहले आया था। जी तो ये इसी कथा का दौर चावल के धान पूजन से शुरू होता है। तो पिठोरा कथा में प्रकृति का भरपूर वर्णन किया गया है। इस प्रकार से यह कथा अपने आप में एक महाकाव्य है। तो आदिम कलाएं अपने माध्यमों के प्रति अत्यंत समर्पित है। जब कोई आदिम कथा कहने वाला किसी प्रसंग को सुनाता या प्रदर्शित करता है, तो उसकी भाषा शैली काफी सजग रहती है और वह ध्वन्यात्मकता का भरपूर प्रयोग करता है। आदिवासी शिल्पकार एवं चित्रकार हमेशा रंगों के प्रति अपना लगाव प्रदर्शित करते हैं। आदिवासियों में आकारों और रेखाओं की गजब की समझ होती है तथा अपनी कला के ताने बाने और वस्तुओं के प्रति संवेदना होती है। वे शैलियों तथा आकारों को संजीदगी के साथ प्रकट करते हैं। यहाँ माध्यम के द्वारा संदेश देने का कठिन काम होता है। फिर भी हर आदिवासी कलाकार की अपनी एक वैयक्तिक पहचान व पृष्ठभूमि हो सकती है। वे पदार्थों, साधन सामग्री के प्रति
अगाध आस्था व विनीत भाव रखते हैं, जिन्होंने इस रहस्यमयी सुंदर जगत का भी निर्माण किया है। तो इस इस पिठोरा कथा गायन की जो हम बात करते थे, हालाँकि मैं कुछ प्रयास आने वाले समय में करने वाला हूँ कि पिठोरा गायन के साथ एक इस प्रकार का आयोजन भी हम कर सकें। सर वही मैंने आपसे भी कहा था। गीतांजलि, हाँ, हाँ गीतांजलि मैडम का बात हुई तब ऐसा था कि वो, लेकिन अभी इस मौसम में, इस महामारी के चलते ये कर पाना बहुत असंभव सा है। हालाँकि ये समय बिल्कुल पिठोरा पूजन का ही चल रहा है। जी लेकिन फिर भी अभी हरियाली की पूजा होती है, बारिश की पूजा होती है, नए फसल, नए घास निकलने की, नए प्रकार की कई तरह की भाजी निकलने की, जी जी उसकी परंपराओं का पूजन किया जाता है। अभी जी अभी हमारे वहाँ दिवासा होगा, तो दिवासा यानी एक हरियाली की ही पूजा है। बारिश के आगमन का, बारिश आने का और बारिश का सम्मान करने का जो अनुष्ठान है, वो दिवासा है। जी तो ये दिवासा या हरियाली की भी कथा की जाती है। तो मुझे लगता है कि समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी बात यहाँ पूर्ण करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल धन्यवाद। सर। अब कुछ और ऐसे सवाल या कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें जो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए, तो हम सामान्य चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है? जरूर। हाँ सर, बोलिए। सर वहाँ से आपकी आवाज आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। किस तरह का सर साउंड क्लियर नहीं है। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, मैं बाहर आ जाता हूँ। जी आदरणीय भाई साहब, आपको प्रणाम है छिंदवाड़ा की भूमि से। और जिस तरह आपने बताया कि दीवारों पर चित्रलेखन प्राकृतिक रंगों से अपन बनाते हैं, छिंदवाड़ा में भी जो परंपराएं चलती हैं उसमें आदिवासी परंपराएं जो हैं उसको बहुत स्वीकारता मिली हुई है। चाहे वो किसी भी देश के किसी भी कोने का व्यक्ति आकर यहाँ रह रहा है 100-200 सालों से, तो वो उसी परंपरा की पूजन करता है। दीवार पर एक अभी हरियाली अमावस्या करके एक मतलब त्योहार आता है जी जी। जो कि आने ही वाला है कुछ दिनों में, हम्म जिसको हरियाली जूती भी कहते हैं। उसमें के पत्तों से, सेम के पत्तों से दीवार पर रंगा जाता है उसको, जी और उसमें फिर चावल को पिस करके और चावल के पीस का जो लेप बनता है उससे बनाया जाता है। हाँ जी, ठीक है ना? तो ये परंपराएं जो हैं वो ऐसा माना जाता है कि गोंड आदिवासी जो हमारे इलाके में बहुत बहुतायत में, उनसे लिया गया है। ऐसे ही एक त्योहार होता है चैतगल, मेघनाथ पूजा होती है उसमें, और उसमें भी क्या नाम है सारे के सारे गोंड आदिवासियों का पूरा पूरा चलन है। ऐसे ही पिथोरा जो चित्रकला है या पिथोरा गायन है, वो किस जनजाति से संबंधित है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल, ये वैसे तो पिठोरा भित्ति चित्र वो संपूर्ण भीलों का है। जी 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 भील जहाँ जहाँ रहे उसी जी जगह पर पिठोरा ये पिठोरा भित्ति चित्र अवश्य मौजूद थी है, उनकी पाई गई है, जी। क्योंकि भील भील कोई एक जगह पर नहीं रहे हैं। हम्म, भील हम मध्य प्रदेश में और गुजरात में और पंचमहाल में तो जी। पिठोरा कई जगहों पर है ना? हम्म, और ये पिठोरा के सेम गायन जैसा महाराष्ट्र में भी पाया गया है। जी तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कोई एक ऐसा समय होगा, जिस समय हमारे पुरखे कहीं एक झुंड में रहे होंगे और फिर अगर इधर-उधर फैल गए होंगे, तो ये पूरी परंपरा लेकर के आज भी जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है। वैसे मैं ट्रैवल डिपार्टमेंट में बहुत साल काम किया है मैंने, आदिवासियों के साथ काम करने का बड़ा मौका मुझे मिला है, और आज ये वाली बात जो मुझे कभी तक मालूम नहीं थी आपसे मालूम पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और खासतौर पर थैंक यू। मेरा आभार, मंच को आभार। धन्यवाद जी। थैंक यू। और कोई सवाल?
सर क्या आप कुछ गा के बताएंगे? क्या अभी अ, गाना तो क्योंकि कोई भी लोक परंपरा गाए बिना तो पूरी हो नहीं सकती, और उसका जो माधुर्य है, जो उसका जो मिठास है, वो उसके गाने में ही है। हाँ हाँ वो है। सर हंस रहे हैं, दूसरे वाले सर, वो सोच रहे कि मैं गा दूं। नहीं, कोई गा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद मैं गा लूंगा। जी जी। मैं ढूंढ रहा हूँ लाइन, वैसे तो सर गाइए। हाँ है कोई साथी गा सर आप गाइए। मैडम नहीं गाना म्यूजिक के बिना थोड़ा मजा नहीं आ रहा है। हाँ बस वही दिक्कत हो जाती है कि इंस्ट्रूमेंट परेश जो। भाई। राजेश जी के पास भी अगर म्यूजिक होता तो वो बहुत बढ़िया गा सकते हैं मैम। म्यूजिक म्यूजिक की बात करें, अरे देखो मैडम, मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा। जी जी, अ, देखिए लोकेंद्र सर ने वो उठा लिया, डमरू। उन्होंने डमरू उठा हाँ लिया, हाँ हाँ उन्होंने कहा बोले डमरू, मैं म्यूजिक देता हूँ। बिल्कुल। ऐसे जो डमरू है उसी का एक रूप है, ढाक है। हाँ पिठोरा पिठोरा गायन में जो ढाक वाद्य बजाया जाता है, जी उस जी जी। उस उस ढाक वाद्य के बारे में मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। हाँ जी हाँ क्योंकि जी। ये ढाक वाद्य जो बनता है ना, जी वो जी एक एक प्रकार का एक ढोंढड़ी नाम का एक घास उगता है। जी हमारे पुरखे बताते गए कि इस घास को पेड़ होने में एक, जब जब ये हम छोटे थे तब ये घास था, और जी उसको जी पेड़ बनते बनते शायद हमारी उम्र उम्र गुजरने की कगार पर हम आ पहुंचे थे। जी जी उसी समय ये घास पेड़ में परिवर्तित हो पा रहता है। जी तो उसी के बाद वो तो नहीं रहते हैं, और जी। दूसरी पीढ़ी आकर के उस पेड़ को इस पेड़ को काट करके जो हम्म वाद्य बनाता है, हम्म तो उस वो उससे जो बनता है वाद्य, वो हम्म। ढाक वाद्य कहलाया। जी जी, ये लोकेंद्र सर के तो पास जो है ये वही है क्या? हाँ वही, ये हाँ ढाक है वही क्या? है, हाँ ये। ये वहीं से खरीदा, झाबुआ से खरीदा हुआ है। क्या बिल्कुल बात है बिल्कुल सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये वो का वही तो है, ये, ये देखो। हाँ, हाँ वो जो ढाक है वो बनने में कई साल लग जाते हैं, और ऐसा पुरखों का मानना है कि ये ढाक बजती है और उसके साथ कथा गायन होता है, तो जी अवश्य देव प्रसन्न होते हैं। अगर बारिश नहीं गिरती है तो हम्म बारिश कुछ दिनों में उनकी मन्नत के पूर्ण होते ही बारिश का आ जाना भी हमने 2014 में मध्य प्रदेश में जब सूखा घोषित किया गया था, तब मैं मेरे पीएचडी रिसर्च के दौर में था। हम्म और अलीराजपुर के पास का एक गांव है, वहां मैं रुका था। मैं भी यकीन नहीं कर पाया कि अब बारिश नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार ने सूखा घोषित कर दिया है, और ये हमारे पुरखों या हमारे पारंपरिक जो जो जिंदा है, जो जिसके पास ये ज्ञान है, हम्म। वो लोग पूरी टीम, एक कंडूराना पहाड़ है, उस पर जाकर के 9 दिन तक कथा चलाई। मैं इस घटना का साक्षी रहा। मैं यकीन नहीं कर पाया, 9वें दिन रात को 12:30 बजे के बाद जी एकाएक पूरे बादल मंडराने लगे, और सुबह 4 बजे इतनी बारिश हुई कि मध्य प्रदेश और गुजरात में पानी पानी हो गया था। क्या तो बात। तब से मैं मानता हूँ कि ये वाद्य और ये आदिम कथाओं में जितनी ताकत है, वो शायद और कहीं नहीं पाई जाएगी। आई थिंक मुझे लगता है कि इसके पीछे भी सर साइंस रहता होगा, क्यों लोकेंद्र सर? हाँ हाँ बिल्कुल किसी बिल्कुल। घास को या किसी चीज को इतना परिपक्व करना, फिर उससे उसका इंस्ट्रूमेंट बनाना, फिर वो कथाओं को उस माध्यम से आवाहन करना। हाँ हाँ। और ये कथा कभी कहीं अभी अभी तक तो लिखित नहीं थी। हमने ये रिसर्च करने के बाद कथा को शब्दांकन करने की कोशिश की है, वो सब मौखिक साहित्य में था।
उनको सर बहुत याद रख, जरूरी है, बहुत हाँ वो मौखिक जरूरी साहित्य, है कि आप इनको लिखित करें, हाँ क्योंकि बहुत सी कथाएं, बहुत सी बिल्कुल, परंपराएं, बहुत सी हाँ, चित्रकारी इसीलिए खत्म हो गई क्योंकि हमने उसको लिखित नहीं किया। लिखित स्वरूप नहीं दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो अब हो रहा है, हमने जी किया है। तो अब जी जी सर, जी सर बोलिए। जी बता रहे थे कुछ। हाँ और कोई सवाल कुछ हो तो बताइए। तो ये अपने भीली क्षेत्र के अंदर जितनी भी ये भील जनजाति के अंदर मतलब और उपजातियां हैं, सभी के अंदर पिठोरा किया जाता है। हाँ गुजरात में भी किया, किया जाता है गुजरात में किया जाता है। जी। तो ये जानना ये है कि हर जगह गाने की स्टाइल में, शैली में क्या अंतर है? मतलब अगर हम अलीराजपुर का सुनेंगे तो वो झाबुआ आते आते बदल जाता है हाँ गाने का। थोड़ा बहुत अंतर रहता है, और कहीं कहीं वाद्य का भी अंतर है। अभी वाद्य का मध्य प्रदेश में कभी कमड़ी का वो खरकच्चा के ऊपर भी कथा गायन होता है। वो भी होता है, और हाँ। हाँ, और कहीं पर ढाक वाद्य का भी इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर हम्म। ढाक वाद्य का इस्तेमाल होता है, कहीं ड- कहीं का इस्तेमाल किया जाता है। और पूरी की पूरी मंडली गाती है उसको, है ना? हाँ, मंडली रहते हैं, फिर 15 कम से कम 12 से 15-20 लोग 15 बैठे लोग होते हैं। और होता है। सुबह से मतलब कि लिखांद्रा सुबह से लिखना शुरू करता है, हाँ, मतलब कि लिखी चित्र करता है, बनाना बिल्कुल। शुरू करता है। और हाँ, फिर आके क्या गांव का सरपंच उसको मतलब कि वो करता है कि नहीं। सर, कि हाँ हो गया ये कंप्लीट कर हमारे दिया। बीच में साक्षात लिखांद्रा सर बैठे हैं, उनसे बात करिए, वो हाँ बताएंगे। तो उनसे बात करते हैं ना वो। परेश भाई बहुत ही परेश आपको परेश अच्छा, परेश हाँ भाई है। हाँ जी परेश सर। बताइए बताइए सर। मैं ये परेश जी भाई पूछ रहा बताइए। हूँ कि वो जो सुबह से शाम तक में मतलब कि लिख देना पड़ता है पूरा चित्र। जी सर, इसमें क्या है कि ये 48 आवर्स के अंदर हमको हाँ ये जितनी भी जो मन्नत का लिखान होता है वो जी दीवार के ऊपर पूरा करना पड़ता है। वो चाहे एक दीवार हो या चाहे 3 दीवार हो, जी लेकिन बाबा पिठोरा देव की एक ऐसी हमारे ऊपर शक्ति है, आ जाती है हाँ। उसी दौरान कि 48 आवर्स में तीनों दीवार हम कंप्लीट पूरी कर देते हैं। और ये मन्नत अच्छा, पूरी सूरी हो, क्या सूरी मतलब उस कि दिन सब क्या लोग कुछ इकट्ठा होकर उपवास वगैरह भी करते हैं लिखांद्रा? उस दिन उपवास करते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि जी उस दिन बिल्कुल मतलब सर, कि बिल्कुल पूरे दिन सर, भर सही मतलब कि बात है कुछ नहीं आपकी। खाते, सिर्फ यही करते हैं। जी बिल्कुल। हम उपवास भी रखते हैं, फास्ट रखते हैं, साथ साथ हाँ में हम लोग कभी खटिया के ऊपर या कुर्सी के ऊपर बैठते नहीं है। अगर अगर 2-3 या 5 जमीन पे 10 ही बैठते 15 हैं। मिनट। हाँ जी। हम जब शुरू और करते हैं तो ये हाँ जी जी बताइए। हम लोग जब शुरू करते हैं, हमको पहले दूध और दही से नहलाया जाता है, पूरा पवित्र किया जाता है। फिर हाँ बाद पूरे में हमको साल हाँ जी तो ये सुबह से ही शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। जी बिल्कुल सर। और एक दिन में पूरा चित्र हो जाता है, तो उसके बाद में फिर वो गाने वाले कब आते हैं जो मतलब के देव का आवाहन करते हैं? उस चित्र के अंदर जितने देवता हैं, चाहे काजल रानी हो, चाहे मतलब के पिथोरा देव हो, इनका आवाहन करते हैं, तो वो कब से शुरू करते हैं? शाम होने तक? जी जैसे जैसे शाम होना शुरू हो जाती है, रात ढल जा शुरू हो जाती है, तभी जी हमारे जो गाने गाने वाले मतलब गायना वाले वो आके बैठ जाते हैं। और अब जी जैसे 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 हम लोग लिखना शुरू करते हैं, वैसे वैसे लोग उसी टाइप का पहले गाना गाते रहते हैं। और पूरी रात हाँ वो लोग गाना गाते हैं। और साथ में हाँ जब बड़वा बड़वा पूरी कहानी का कहता है, पूरा जी बड़वा बाबा पिठोरा देव को आह्वान करके बुलाते हैं, तब ये पूरा उसकी कहानी भी सुनाते रहते हैं। जी। कहानी काफी लंबी, रात भर चलती है, पूरी आख्यान है बिल्कुल पूरा सर, एक तरह से। बहुत जी सर, जी सर। पिठोरा जो भित्ति चित्र होता है उसमें कुल मिलाकर 148 या 149 जितनी वो क्या होती है। मेरे पास हाँ जी हाँ स- हाँ बोलो ना, वो कुछ सुनाए थोड़ा। हाँ सर को सुनाइए, सर को सुनाइएगा। हाँ पिथोरा देव की मतलब कि जो किस तरह से गाते हैं, वो थोड़ा सा हाँ हाँ शैली जरा जानना चाहते हैं सब लोग, क्योंकि परेश ज्यादातर हमारे परेश सर साथी को लोग जो मैं है चाहूंगी। वो संगीत प- प्रेमी परेश हैं। सर जरा और हमारा परेश सर
नहीं, मैं हमारा परेश सर को रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि परेश सर अच्छे से एक 2-4 लाइन बताइए सर। हाँ। और सर वो नेक्स्ट जो प्रोग्राम में मैं भित्ती, साथ जी हमारा जी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम पूरा टीम को साथ में रखेंगे। आपको पूरा जितना भी जो चीज जो भी सुनना है वो सब सुनाएंगे। पूरा म्यूजिक मतलब कि जो हमारे जो ढाक वाले रहते हैं वो साथ में रख के हम लोग पूरा एक प्रोग्राम देंगे आपको, मैं और राजेश जी सब साथ में मिलकर। बिल्कुल और सर, पूरा थैंक यू पूरा थैंक यू। एक एक चीज बताएंगे। मैं नहीं, बिल्कुल वो सर, थैंक यू। असल में क्या है, रिचुअलिस्टिक है, वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। वो एक हाँ पारंपरिक वो है, सिंगिंग है, और उसके लिए खास तरीके की तैयारी भी चाहिए होती है। उसके वो पूरी टीम जब तक नहीं हो तब तक उसका आनंद नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैं बस ये आह्वान की बात है ना सर, देव के हाँ, आह्वान की बात है। मैं समझ और सकता जब देव के ये आह्वान की गाना बात है। गाते हैं, जब गाना गाते हैं तो ये देव को हाजिर होना पड़ता है। इसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात रहती है उस टाइम जी पर। जी, भगवान जब उसको बुलाए तो मतलब कि उसको हाजिर होना पड़ता है, और जी सर। फिर वो कल्याण करना पड़ता है जो चीजें जिसके लिए उनको आह्वान किया गया है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल आप सर। बात मैं समझ तो हाँ, मैं तो सच में अभिभूत हूँ आप लोगों की बातें सुन के। मुझे अच्छा लगता है ये सब जानना और समझना, और अच्छा, लेकिन इसीलिए वो ये आप चूंकि लिखते हैं तो उसके अंदर ये बताइए ना आप, मतलब कि वो किस किस तरह से मतलब कि लिखा जाता है। सबसे पहले चित्र के अंदर क्या लिखा जाता है, फिर मतलब कि क्या होता है, पूरी स्टोरी उसके अंदर एक तरह से पूरी सर कहानी कही गई है मैं उस चाहती हूँ, पिठोरा के अंदर। जी जी ये मैं जैसे सर मन्नत के ऊपर जाता है, जैसे जिसको जिस प्रकार की मन्नत ली होती है उस प्रकार हम लिखना शुरू करते हैं। जैसे ही जी, पहली मन्नत होती है तो 5 घोड़े हम बनाते हैं। 5 घोड़े बनाते हैं, हाँ। जी, 5 घोड़े से पहली मन्नत शुरू होती है। उसके बाद में कुछ 5 साल के बाद घर घर पे जो है जिसने मन्नत ली होती है उसको अच्छा लगता है। फिर बाद में 9 घोड़े की मन्नत रख के फिर 9 घोड़े बनाए जाते हैं। उसके साथ में हम लोग जो खेती बाड़ी है, कोठार है और चांद है, सूरज है, तो वो सब चीज हम लिखना शुरू करते हैं। फिर बाद में 5 साल के बाद उसको बिल्कुल अच्छा रह जाता है, घर के सुख शांति सब कुछ मिल जाती है। उस टाइम हम लोग पूरी सृष्टि को हम उसमें समर्पित पूरी लिखान करते हैं। उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, छोटे जीव से लेकर बड़े जीव, सब कुछ उसमें लिखा जाता है। और साथ कुआ, में जिसने मन्नत बावड़ी, रखी है, जंगली जानवर सब मतलब उसके अंदर होते हैं, सब जंगल, कुछ, जल जंगल जमीन प्रकृति की हर चीज बनाई जाती है, लिखी जाती है चित्रांकन उसके अंदर। होता है छोटे सबका। जीव से लेकर बड़ा जीव, चींटी से लेकर हाथी, मतलब सब कुछ लिखा जाता है उसमें। लेकिन पहले उसके अंदर क्या पिथोरा देव और घोड़े बनाने के साथ में पिथोरा देव और काजल रानी भी बनाई जाती है ना, जी जी बिल्कुल। पहले मन्नत से वो बनाए जाते हैं, जनाई। पहली मन्नत से। अच्छा, वो उस उसमें कथा 5 के घोड़े बारे रहते में हैं। बताइए, क्योंकि ये तो एक तरह से ये कहना चाहिए जल संग्रहण की कहानी है। जी, तो आप दोनों में जैसे से जल जो भी संग्रह, मतलब है वो कथा आपकी के बात बारे में, बरोबर है। वो कितना जब क्योंकि पिठोरा देव किस तरह से संघर्ष करके मेधी राजा के वहां गए और उनकी जी बेटी से विवाह करके आए, ये कहानी है। लेकिन वो जो पूरी एक तरह से वो क्या जरूरत थी, क्यों गए, और फिर रास्ते में क्या क्या हुआ, वो जो मतलब कि वो कथा के अंदर इतना खूबसूरत है कि जिसका जवाब नहीं। सही तो बात है उसके सर। बारे में थोड़ा सा बताइए आप। राजेश जी, हाँ हाँ, ये रानी काजल ये माता। हाँ जी हाँ हाँ, मैं रानी काजल के पर थोड़ा आपको बात बताऊंगा कि सर थोड़ा जोर से बोलिए। रानी काजल जोर, और हाँ, आवाज आ रही है ना? जी जी जी। हाँ बिहारी। इसमें इसमें रानी काजल का विवाह मेघ से होता है जी और बादलों से उनका विवाह होता है, और इस विवाह को लेकर के भी कई कथा का दौर शायद 1 डेढ़ 2 घंटे तक का जी चलता रहता है। तो ये कथा को अगर शब्दशः अगर हम उसका एनालिसिस करेंगे तो ये बहुत ही गहराई तक हमको पहुंचना पड़ेगा। लेकिन जी। ये जो रानी काजल का मेघ के साथ विवाह होता है, ये भी कथा में बहुत अच्छी तरह से पेश किया जाता है। उसी समय रानी काजल का जो
विवाह के समय का जो जैसे दुल्हन एक तैयार होती है, इसी प्रकार जो ज्ञाता होता है, जो गायक होता है, वो अपने आप में एक मैं रानी काजल हूँ ऐसा भाव पैदा करके पुरुष भी स्त्रियों का कपड़ा पहन करके और सर पर पे पानी का मटका रख करके वो ऐसे नाचती है और कथा गायन का दौर चलता रहता है। तो ये कथा में जितना भी जैसा जैसा वर्णन आता है उस प्रकार कथा में भी कई कई जगहों पर जो ज्ञाता होता है, जो गायन का जानकार होता है, वो इस प्रकार का इसको क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन भी कर लेता है। जी जी जी, उसका इनेक्टमेंट जिसको कहते हैं। बिल्कुल, हाँ 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 ना, उसका नाटकीय तरह का वो भी होता है उसका हाँ प्रेजेंटेशन। हाँ। उसी प्रकार ये धान का भी होता है। जब धान की देवी कणी कन्हरी पाताल में जाती है और बाहर तक लाते लाते इस कथा का दौर भी सुबह हो जाता है, सूरज निकल जाता है। तो ये सब कथा के साथ जुड़ते रहता है। और इसी प्रकार केवल धान या बारिश ही नहीं, हमारे जितने भी वाद्य बने हैं, जितने भी पारंपरिक अभी वाद्य हम जिसको देख सकते हैं, वो वाद्य को बनाने वाले भी कोई ना कोई है। इस कथा में वर्णन है कि सवला नाम का सुथार है जिन्होंने सबसे पहले इस धरती पर वाद्य बनाए थे। और अभी हम घर मकान का जो वास्तुशास्त्र देख रहे हैं, वो सबसे पहले घर बनाने वाले जो कारीगर थे, हाँ, उनका भी जिक्र इस कथा में किया जाता है। तो हर चीज सृष्टि निर्माण से लेकर के जितनी भी चीज मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक रही, उनको जीने के लिए धान और पानी से लेकर के रहने के लिए घर और खेती बाड़ी में हल चलाना, तो हल किस प्रकार बनाना है, किसने हल पहले बनाया होगा, उसका पूरा वर्णन इस पिठोरा में पाया गया है। तो हल के साथ फिर बेलों का वर्णन आ जाता है। बेल तो फिर घास और फिर खलिहान, फिर धान का ढगला, वो सब पूरा इस प्रकार से जैसे इस सब चीजें इन 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 मनुष्यों को मिल जाती है और फिर ये आनंद उल्लास से इस प्रकार खलिहानों में नाच उठते हैं और फिर जाकर के ये अनुष्ठान रचाने का एक माहौल खड़ा हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस जितना मैंने कथा को समझा, जितना कथा को मैंने ऐसा डिस्क्रिप्शन करने का प्रयास किया, तो पता चला कि ये तो धान जंगलों में कितना प्रकार का धान है, कौन सा धान खाया जाता है, कौन से धान को खाने से बैल या पशु ये मर जाते हैं, इंसानों को क्या खाना चाहिए, मक्का का नाम कैसे आया, ज्वार कैसे आया, तुअर कैसे आई। तो हर प्रकार के धान का नामकरण भी इन्हीं पुरखों ने किया था। तब जाकर के हम गेहूं खा सकते हैं, तो अच्छे से हमको एनर्जी मिलती है। हम क्यों और कोई फल या ऐसे मरने वाले धान नहीं खाते हैं ना। तो ये भी बहुत गहराई तक का पहाड़ियों में, जंगलों में रिसर्च हुआ होगा। कई लोग ऐसे धान खाते खाते मर गए होंगे। मैं मानता हूं कि लाखों लोग मर गए होंगे, तब जाकर के ये सिद्ध हुआ होगा कि ये धान खाने से इंसान बच सकता है, फला घास फूस खाने से बैल मर जाता है, गाय मर जाती है। तो ये आज भी है। हम गाँव में देखते हैं कि फला पेड़ या फला घास पर उसका जो एरिया है, वहाँ चरवाहा बैलों को, गाय भैंसों को लेकर के मत जाना, हाँ, क्योंकि ये घास खाने से गाय भैंस मर जाती है। तो ये बहुत बड़ा रिसर्च है और ये सब बातों का जिक्र इस पिठोरा कथा गायन में पाया गया है। जी, तो ये कथा जो है मूलतः तो जल के संदर्भ में है ना। हाँ, जल का संदर्भ। देव को तो जल, अगर जल होगा तो जीवन में हर खेत खलिहान, सुख शांति सब कुछ होगा। तो वर्षा के साथ में इसका मतलब है जल और धान की कथा। जी जी जी, तो यही मतलब इसका मूल मतलब के
कथानक है। जल संग्रहण होना चाहिए, जल वर्षा होना चाहिए, और अगर वर्षा होगी तो हमारा जीवन, हम सबका जीवन पूरे। और अब यही कथा घूम फिर के कालिदास ने उसी जमीन पे, जी आप बिल्कुल। देखिए कालिदास भी वहीं पैदा होता है, मालवा के उसी मेघदूत। पठार पे जहाँ पे भील जनजाति है, वो लिखता है मेघदूत, सेम कथा, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल के ऐसे, बिल्कुल। कोई मतलब उसके अंदर फर्क नहीं है। और वहां भी मेघों का आवाहन हो रहा है, वही मतलब के चीज चल रही है। तो शायद हो सकता है कालिदास ने भी ये कथा अपने आदिम मतलब के जो वो थे पुरखे थे, उनसे बिल्कुल। सुनी, और फिर बाद में उसने संस्कृत के अंदर एक महान काव्य लिखा। क्योंकि कालिदास को हम जानते ही है सिर्फ मेघदूत से। हाँ और ये जो भी हमारे चीजें, जैसे अभी हम कहते हैं देव पिथोरा, तो पिथौरागढ़ है, वो वहां तक पहुंचे थे, मतलब कि देव पिथौरा संघर्ष करते हुए हिमालय गए थे ना, वहां से वो हिमालय की लड़की को इससे विवाह करने के लिए गए थे ना, ये एक कथा है ना उसके अंदर। तो वो पिथौरागढ़ गए थे, और पिथौरागढ़ आज भी है। तो मतलब कि हम भौगोलिक रूप से कितनी सही तरीके की जानकारी है। तब जंगल में उनको बहुत सारी जगह सांप मिले, जहां से मतलब कि सूखा प्रदेश था, जब वो राजस्थान से निकले तो सांप ही सांपों ने घेर लिया। फिर वो मतलब कि उससे आगे निकले तो जंगलों से तो शहरों ने घेर लिया। ये सब कथा के अंदर आता है। अगर आपने मतलब कि आपको कहेंगे तो आप बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा उसका। हाँ हाँ, इसमें इसमें हिरण का वर्णन आता है पिथौरा में। हाँ हाँ हाँ। तो ये सब कथा के बहुत सारे अलग अलग वर्जन जो है ना अपने यहाँ पे, मतलब के बहुत मैं सारी कह रहा हूँ ना, ये मैं कथा एक ही है, लेकिन हाँ कथा को हर एक छोटे छोटे इलाके में 40-50 किलोमीटर का थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन अपनी तरह से कुछ अलग भी है। बिल्कुल। मैंने पिथौरा इस पे पे एक प्ले बनाया था 2017 में मध्य प्रदेश आदिवासी जनजाति संग्रहालय के लिए, और तब संयोग से मेरे साथ में अपने पिथौरा को लिखने वाले जो अभी अभी प्रेमा पत्या जी गुजर गए, वो थे। हाँ, गुजर गए। उस वक्त में मैं उनके साथ में बैठ के बहुत समझने की कोशिश की, और हाँ, पूरी जनजाति के करीब 40 कलाकार उस वक्त वहां पे आए हुए थे, जो ये भी थे अपने, मतलब भील भी थे और भिलाला भी थे, उसके अंदर राठवा भी थे। तो इस तरह की तीन जो एक ही कम्युनिटी से निकली हुई कम्युनिटियां हैं। और ये सेंट्रल इंडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब के विधा रही है। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा कलाओं का जो गहराई अगर देखना है तो विंध्याचल का जो मतलब के पूरा पूर्व से लगा के पश्चिम तक का इलाका है, ये मुख्य केंद्र है पूरी दुनिया में। एक तरह से जनजातीय कलाओं के विकास का मुख्य जगह है। अगर हम आज सभ्य बने हैं तो इस का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सर। तो दादा मतलब कि मेरे छोटा सा आदमी हूँ, जो भी मेरे को समझ में आई मैंने मतलब उसके अंदर, है ना। मध्य प्रदेश भोपाल की जो इंदिरा दागी है जी, इंदिरा, हाँ, इंदिरा दागी ने भी ये नाट्य मंचन के अरे नहीं वो उन्होंने नहीं लिखा। वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी मूल स्क्रिप्ट देखेंगे तो 2 पेज की थी, मैंने ही किया था दादा वो है। लेकिन फिर वो मैंने खुद लिखा उसके अंदर। वो उन्होंने तो 2-3 पेज की मेरे पास स्क्रिप्ट है उसकी। खैर मेरे उनके साथ में वो विवाद में जाना भी नहीं। मैंने खुद फिर मतलब क्या रिसर्च करके करीब 1-1.5 महीना लगाया। और चूंकि मतलब कि मैं उज्जैन का हूँ तो मेरे को थोड़ा सा पहले से ही भील जनजाति के साथ में, हमारे खेतों में सारे काम करने वाले जनजातीय लोग थे। सर हमने उनको भी गाना गाते हैं, उनकी भाषा तो हमने भी मालवी बचपन के से अंदर वही जो हम मालवी में अपनी माँ से बोलते हैं वही भीली भाषा है। तो माँ हमने भी की बचपन भाषा से वही देखा है सर। के अंदर कोई फर्क नहीं है। जी मैं कहा हमने भी बचपन से वही देखा है। मेरा जन्म जो स्थान है वो खंडवा है, तो खंडवा में भील और राठिया तो बहुत है। हाँ, राठवा। हाँ तो नहीं, वहाँ राठिया कहलाते सर, वो खंडवा वाले वो राठिया है, राठवा राठिया नहीं। कहलाते हैं। हाँ तो वो गुजरात में आते आते राठवा हो गए। हाँ गुजरात जी गुजरात महाराष्ट्र ये तो अब हमने बना दिए। भीलों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। नहीं लेकिन सर खंडवा धार और खरगोन के जो भिलाला और राठिया है वो झाबुआ तक आते आते बदल जाते हैं। उनके रीति रिवाज भी बदल जाते हैं, उनके जो देवता है उसमें भी कुछ अंतर है। तो और फिर वो गुजरात जाते जाते और बदल जाते हैं। वो असल में क्या है कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है बहुत बड़ा इलाका है।
जो अब हमने राज्य तो अब बनाए ना, पहले कोई राज्य थोड़ी थे। तो भीली इलाका जो राजस्थान का बहुत 30% हिस्सा मतलब राजस्थान का था, और इसमें मतलब 60% मध्य प्रदेश का है, और फिर महाराष्ट्र का और गुजरात का हिस्सा मिला के मतलब कुल मिला के इस तरह से पूरा हिस्सा है ये भीली परंपरा। भील वो है जिन्होंने हमें रामायण दी। बिल्कुल सर। वाल्मीकि ऋषि जो थे बालिया भील थे। या मतलब कि सर। अगर हमें पांडवों की कहानी या महाभारत की कहानी में जाएंगे तो हम बगैर एकलव्य की कहानी के नहीं बढ़ सकते। वहाँ हमें मतलब कि भील जनजाति की ताकत पता चलती है, और ये हजारों साल पहले पता चलती है, आज नहीं। इनकी मतलब कि 10 या 1000 साल पहले हमें पता चलता है कितनी शक्तिशाली जनजाति थी। सर आप शिवाजी के वक्त का समय देखिए, जब उनने वन में जाने के लिए भीलों से दोस्ती की थी, और उनका उसके कारण उन्हें वो जो उनकी जो नीति थी गोरिल्ला नीति, उसके तहत उनने अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए थे। तो मेरे हिसाब से सर भील जो संस्कृति है सबसे परिष्कृत, सबसे उन्नत और सबसे प्रोग्रेसिव है। वो हम लोग हैं बेवकूफ जो अपने आप को बहुत महान मानते हैं, और हमको लगता है कि हमने शहर वालों की को बहुत गलतफहमी होती है। शहर में आ जाते हैं ना, उनको लगता है बहुत गलतफहमी है। 1857 से लगा के जितने 1947 तक के जो हमारे स्वतंत्रता का इतिहास है, उसमें भीलों का बहुत बड़ा योगदान है। राजा बख्तावर सिंह, अमजेरा दरबार, उनके साथ जितने लड़े थे सब भील थे। जोलाना, मोलाना, गलत बोल रहा हूँ दादा नाम नहीं है एक भी? परेश जी बिल्कुल सही है जी महेश भाई, ये सही बोल रहा हूँ कि नहीं? भीलों ने इंदौर तक पे कब्जा कर लिया था। इंदौर मतलब कि उनके पास में था। बिल्कुल बिल्कुल अंग्रेजों ने मतलब के उनको राजा साहब को मतलब के बख्तावर सिंह महाराज को मतलब के पकड़ के मतलब के फांसी चढ़ा दी थी वहां पर महू में। ये इतिहास है। लेकिन भीलों की वजह से इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। क्या मेरा ख्याल है 1920-25 के आसपास की बात है। जी। सर बहुत मुझे आज का जो ये जाति इतिहास सत्र मैं जो बड़ा सल्यूट अच्छा करता हूँ लगा। मतलब कि आप लोगों को। तो मेरे लिए आप राजेश सर और परेश सर दोनों आप मेरे लिए पूजनीय हैं। मुझे जानना समझना और यही मेरी उत्सुकता रहती है। मैंने परेश सर को किया था कांटेक्ट, लेकिन मेरे ख्याल से वो उस वक्त समझ नहीं पाए थे, या हो सकता है उस वक्त मैं अपनी बात नहीं रख पाई थी। लेकिन सर अब आपकी बारी है और अब आपको सामने आना होगा। तो कोशिश करूंगी कि आपका प्रोग्राम मैडम प्रॉमिस, नेक्स्ट प्रोग्राम में प्रॉमिस मैं करता हूँ कि मैं और राजेश जी दोनों पूरा पिठोरा देव का पूरा एक यूनिट खड़ा करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सर मेरे लिए बहुत अहोभाग्य होगा, और मैं सच में आपकी आभारी रहूंगी, क्योंकि ये कला ही हमारे खून और हमारे नसों में है, और इनको याद करना या इनको रिस्पेक्ट करना हमारा दायित्व है। हाँ मंगेश सर, हमारा भी फर्ज बनता है मैम कि हम सब लोग को हेलो। हाँ, एक ही इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में भी इस तरह की एक विधा है, चित्रकथी कहते हैं इसको। जी। महाराष्ट्र में चित्रकथी कहते हैं, और उसमें वो जो चित्र दिखाकर पौराणिक कथाएं होती है वो चित्र में, और वो चित्र दिखाकर उस तरह का परफॉर्मेंस और चित्र का जो मीनिंग है वो कलाकार जो है वो लोगों को बताते हैं और उस तरह का प्रेजेंटेशन करते हैं। इस तरह की एक विधा महाराष्ट्र में है जिसका नाम चित्रकथी है। बस ये इतना मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। वैसे भी हम वहीं से उन्नत हुए हैं कि हमने पहले चित्र बनाए, फिर हमने भाषा बनाई। तो सर समय ये पूरा होने वाला है, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और राजेश सर आपको थैंक यू बोलती हूँ। परेश जी हम मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। है हमारे पास 2-3 सेकंड, 10 सेकंड बोल सकते हैं बस, उसके बाद